स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है जनांकीय स्रोत, सोर्सेस ऑफ डेमोग्राफी, डेट, सेंसस, सैम्पलिंग एंड रजिस्ट्रेशन। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे कि जनांकीकी के लिए हम लोग को स्रोत कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं और किस तरीके से हम लोग उसको कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। जनांकीकी को अंग्रेजी में डेमोग्राफी कहा जाता है, जिसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द डिमास, जिसका अर्थ होता है मनुष्य, और ग्राफो, जिसका अर्थ होता है लिखना या अंकित करना, को मिला करके बना है। इस प्रकार डेमोग्राफी शब्द का अर्थ होता है मनुष्य या जनता के विषय में लिखना या अंकित करना। गोइलार्ड के अनुसार जनांकीकी वह विज्ञान है जो मनुष्यों की संख्या के विषय में अध्ययन करता है। चूँकि जनांकीकी के अंतर्गत मनुष्यों के बारे में लिखा या अंकित किया जाता है, तो उसके लिए जो डेटा एकत्रित की जाती है वो मुख्यतः 3 स्रोतों से प्राप्त की जाती है। ठीक है, तो पहला है जनगणना, जिसको कि सेंसस बोला जाता है। जनसांख्यिकीय डेटा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जनगणना है। यह एक निश्चित समय पर देश और उसके लोगों के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करता है। भारत में आधुनिक जनगणना की शुरुआत वर्ष 1872 में हुई थी। उस समय देश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग समय पर आयोजित की गई थी। किंग्सले डेविस के अनुसार यह भारत में जनगणना की एक शुभ शुरुआत थी। यह हेड काउंटिंग तकनीक पर आधारित था, यानी कि एक आदमी पर हेड एक आदमी माना जाता था और समकालिक नहीं था। 1881 के बाद से एक पूर्ण और समकालिक दशकीय जनगणना आयोजित की गई। 1931 की जनगणना तक जनगणना तिथि प्रणाली के तहत आयोजित की जाती थी। इसके तहत जनगणना कराने की तिथि निर्धारित की गई थी। 1941 की जनगणना का कार्य 1 सप्ताह में पूरा कर लिया गया था। इसमें सबसे पहले मकानों की सूचियाँ तैयार की गई, जिसके आधार पर गणना के दिनों में घर में मौजूद प्रत्येक व्यक्ति की गणना की गई। लेकिन उन दिनों अपने निवास पर उपस्थित ना होने वाले लोगों जो घर पर नहीं था, ठीक है, उसको नहीं गिना जाता था, और जो घर पर होता था उसको गिन लिया जाता था। ठीक है, तिथि प्रणाली जनगणना में वो उसका नाम से ही पता चल जाता है कि उस दिन एक डेट फिक्स किया जाता था और उस दिन सभी को उस दिन सभी को अपने घर पर रहने के लिए सलाह दिया जाता था, ताकि जनगणना करते वक्त कोई छूट ना जाए। ठीक है, और उसी डेट को जनगणना किया जाता था। 1951 की जनगणना प्रणाली जो थी वो क्या थी? पहली जनगणना थी, ठीक है, जो 9 फरवरी से 1 मार्च 1951 तक स्वतंत्र भारत में आयोजित की गई थी। मतलब कि उस समय देश आज़ाद हो गया था 1947 में। उसके बाद पहला जो जनगणना किया गया था वो 1951 में 9 फरवरी से 1 मार्च तक का था। ठीक है, यह जनगणना आयुक्त और उनके प्रशिक्षित कर्मचारियों और भारत की जनगणना अधिनियम 1948 के तहत नियुक्त गणनाकारों द्वारा आयोजित की गई थी। मतलब कि इसमें जनगणना करने से पहले लोगों को ट्रेनिंग दिया गया था कि किस तरीके से जनगणना करना है। ठीक है, इसमें पूरे देश को शामिल किया गया था, जम्मू और कश्मीर को छोड़ करके। ठीक है, 1951 की जनगणना रिपोर्ट में जनसंख्या की वृद्धि और संरचना, जनसंख्या में खतरनाक वृद्धि से उत्पन्न खतरे और जनसंख्या की वृद्धि दर को रोकने की आवश्यकता पर भी चर्चा की गई थी। ठीक है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि जम्मू और कश्मीर को मतलब इसमें किस जनगणना में शामिल नहीं किया गया था। तो ये डेट याद रखिएगा कि जो 1951 की जो जनगणना हुई थी उसमें जम्मू और कश्मीर को छोड़ दिया गया था, जनगणना नहीं किया गया था उसमें। ठीक है, या फिर उसको कुछ घुमा के दूसरा टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो बस डेट याद रखना। 1961 की जनगणना 10 फरवरी से 28 फरवरी तक की गई। यह 1951 की जनगणना की तरह ही की गई थी। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और कृषि उद्योग या किसी अन्य कार्य आदि में लगे व्यक्तियों के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी एकत्र करके पिछली जनगणना में सुधार किया गया। पूरी भारत के अलावा इसे जनगणना में पहली बार जम्मू और कश्मीर को भी शामिल किया गया था। ठीक है, तो 1961 का जो जनगणना था उसमें जो 1951 की जनगणना के मुकाबले कुछ सुधार किए गए थे, ताकि जनगणना करने में और भी आसानी हो जाए, और इसमें जम्मू और कश्मीर को भी शामिल किया गया था। ठीक है, 1971 की जनगणना 10 मार्च से 3 अप्रैल तक की गई थी। यह पहले
की जनगणना की तुलना में अधिक व्यापक थी और इससे संबंधित निम्नलिखित अतिरिक्त जानकारी एकत्रित की गई। पहला, एक विवाहित महिला उस स्थान के बारे में जहां वह अपनी शादी से पहले थी। दूसरा, मुख्य व्यवसाय और काम का स्थान। तीसरा, कार्य की प्रकृति और अवधि। स्नातकों और टेक्नोक्रेट होने के वर्ष, विदेश यात्राएं किए गए शोध, प्रकाशित कार्य आदि। ठीक है, तो 1971 की जो जनगणना थी वो 1961 और 1951 में जो जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसके अतिरिक्त इसमें ये सारे क्वेश्चन जो थे उसको भी ऐड किया गया था, ताकि जनगणना का जो डेटा है उसको और अधिक व्यापक और सरल बनाया जा सके। ठीक है, 1981 की जनगणना 9 फरवरी से 5 मार्च 1981 के बीच हुई थी। इस जनगणना में निम्नलिखित मदों से संबंधित 1971 की जनगणना की तुलना में कुछ अतिरिक्त जानकारी भी एकत्रित की गई, जैसे आवास और घरेलू सुविधाएं। शहरी घरों में शौचालय की सुविधा की उपलब्धता। 0 से 4 आयु वर्ग के एक बच्चे को निरक्षर माना जाता था। ठीक है, तो 1971 में कुछ और क्वेश्चन ऐड किया गया, फिर 1981 में कुछ और क्वेश्चन ऐड किए गए। ठीक है, 1991 की जनगणना 9 फरवरी को शुरू हुई और 28 फरवरी 1991 को समाप्त हुई। 28 फरवरी की रात को बेघर लोगों की गणना की गई। 1 मार्च से 5 मार्च 1991 के दौरान एक पुनरीक्षण दौर किया गया। जम्मू और कश्मीर में गणना कार्य अगस्त सितंबर 1991 के दौरान और बर्फ से ढके और दुर्गम क्षेत्रों में सितंबर अक्टूबर 1991 में किया गया था। इस जनगणना में निम्नलिखित अतिरिक्त जानकारी एकत्रित की गई। पहला, आवास और घरेलू सुविधाओं से संबंधित कुछ और जानकारी को शामिल करने के लिए घर सूची का विस्तार किया गया था। दूसरा, पहली बार लोगों से खाना पकाने के लिए उपयोग में किए जाने वाले ईंधन के प्रकार के बारे में पूछा गया। तीसरा, परिवार के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय सुविधा की उपलब्धता एकत्रित की गई। चौथा है, पिछली जनगणना में 0 से 4 वर्ष की तुलना में 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को निरक्षर माना जाता था। पांचवा, प्रवास के कारणों, व्यापार और प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़ आदि के प्रश्नों को जोड़ा गया था। ठीक है, तो 1991 की जो जनगणना थी वो 9 फरवरी से 28 फरवरी तक चला। ठीक है, और 1 मार्च से 5 मार्च तक 1991 के दौरान उसको फिर से पुनरीक्षण किया गया, मतलब कि एक बार फिर से उसको देखा गया कि कहीं कोई छूट ना गया हो। ठीक है, उसके बाद जम्मू और कश्मीर में भी 1991 में जनगणना किया गया, जिसमें अगस्त सितंबर में किया गया था, और जो इलाका बर्फ से ढक गया था वहाँ पे सितंबर अक्टूबर में किया गया। ठीक है, 2001 की जनगणना में पूरे देश के लिए जनगणना अवधि 9 फरवरी से 28 फरवरी 2001 तक निर्धारित की गई। 28 फरवरी 2001 की रात को बेघर जो सड़कों के किनारे, फुटपाथ पर, ह्यूम पाइप में, फ्लाईओवर और सीढ़ियों के नीचे या खुले पूजा स्थल, रेलवे प्लेटफॉर्म आदि में रहते थे, उनकी गणना की गई। ठीक है, तो 2001 में जो गणना की गई थी उसमें वो कब तक चली थी? 9 फरवरी से 28 फरवरी तक। ठीक है, 2001 की जनगणना 2 चरणों में आयोजित की गई थी। पहला है मकान सूचीकरण संचालन। इसके अंतर्गत भवनों, जनगणना घरों और घरों की पहचान की गई और उन्हें घरेलू अनुसूचियों में व्यवस्थित रूप से सूचीबद्ध किया गया था। दूसरा, जनगणना जनसंख्या की गणना। इसके अंतर्गत प्रत्येक घर की जनगणना की गई। प्रत्येक परिवार को तालिका 1 में सूचीबद्ध जानकारी देना आवश्यक था। तालिका 1 में व्यक्तिगत विवरण, बेरोजगार और कार्यशील व्यक्तियों की विशेषताएं, प्रवसन के लक्षण, प्रजनन विवरण आदि को शामिल किया गया था। ठीक है, तो ये हम लोग का पहला जनगणना जो था ये कंप्लीट होता है। ठीक है, तो इसमें हम 2001 तक कई जनगणना तक को लिए हैं। आगे अगर और होगा तो वो सब डेटा को भी आप लोग कलेक्ट करके इसमें ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि जो करंट में होता है वो सबको ऐड करने से मार्क्स अच्छे मिलते हैं। ठीक है, तो दूसरा है नमूना सर्वेक्षण। ठीक है, जिसको कि सैम्पलिंग बोला जाता है। नमूना सर्वेक्षण भारत में जनसांख्यिकीय डेटा एकत्र करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। नमूना सर्वेक्षण में जनसंख्या की प्रजनन क्षमता, मृत्यु दर, वृद्धि आदि का पता लगाने के उद्देश्य से जनसंख्या के कुछ सदस्यों से जानकारी एकत्रित की जाती है, जिसके बाद में समग्र रूप से जनसंख्या पर लागू किया जाता है। यह पूरी आबादी
को कवर करने वाली जनगणना से सस्ता तरीका है। जनगणना की तुलना में कम समय के अंतराल पर एक नमूना सर्वेक्षण भी किया जा सकता है। भारतीय अर्थव्यवस्था को कुछ सामाजिक और आर्थिक पहलुओं से संबंधित आंकड़ों के संग्रह के लिए नमूना सर्वेक्षण करने के लिए 1950 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की स्थापना की गई। शुरुआत में इसमें प्रजनन क्षमता, मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि, परिवार नियोजन आदि के बारे में जानकारी एकत्रित की गई। 1963 से 64 में भारत में जन्म और मृत्यु दर और जनसंख्या की वृद्धि दर का अनुमान प्रदान करने के लिए भारत के रजिस्टर जनरल के तहत नमूना पंजीकरण प्रणाली SRS की शुरुआत की गई थी। SRS का फुल फॉर्म होता है सैम्पलिंग रजिस्ट्रेशन सर्वे, ठीक है। नमूना पंजीकरण प्रणाली एक बड़े पैमाने पर जनसांख्यिकीय सर्वेक्षण है जो भारत में राष्ट्रीय और उप राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग अलग आयोजित किया जाता है। इस प्रणाली के तहत जन्म और मृत्यु की निरंतर गणना एक निवासी अंशकालिक गणना द्वारा की जाती है जो आमतौर पर एक शिक्षक होता है और एक क्षेत्र अन्वेषक के रूप में कार्य करता है। इसके बाद एक अधिकारी हर 6 महीने में एक स्वतंत्र सर्वेक्षण किया जाता है। 1964 से 65 में भारत के महापंजीयक के कार्यालय द्वारा कुछ चुनिंदा राज्यों में प्रायोगिक आधार पर नमूना पंजीकरण प्रणाली शुरू की गई थी। 1969 से 70 के दौरान यह प्रणाली पूरी तरह से चालू हो गई, जिसमें लगभग 3700 नमूना इकाइयों को शामिल किया गया। इसके बाद समय समय पर सैंपल साइज को बढ़ाया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में नमूना इकाई एक गांव या उसका एक खंड है। जहां गांव की आबादी 1500 या उससे अधिक है तथा शहरी क्षेत्रों में नमूना इकाई 750 और 1000 के बीच की आबादी के साथ एक जनगणना का गणना ब्लॉक है। वर्तमान में नमूना पंजीकरण प्रणाली में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में क्रमशः 4436 और 2235 नमूना इकाइयाँ शामिल हैं। इस प्रकार भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 6671 नमूना इकाइयों को SRS द्वारा कवर किया गया। नमूना पंजीकरण प्रणाली भारत में दो जनगणनाओं के बीच जनसंख्या डेटा एकत्र करने के लिए विश्वसनीय तरीकों में से एक है, ठीक है। तो जो नमूना सर्वेक्षण है, ठीक है, ये कब शुरू किया गया था? 1950 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण का स्थापना किया गया था, ठीक है। और इसके तहत क्या होता है कि एक रजिस्ट्रार जनरल होता है, ठीक है, जो नमूना जो रजिस्टर होता है वो नमूना पंजीकरण के जो शुरुआत किया गया था वो SRS के द्वारा मतलब किया गया था, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? सैम्पलिंग रजिस्ट्रेशन सर्वे, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि एक जो शिक्षक होता है जिस गांव या शहर का किया जाता है वो हर एक निश्चित समय पर उस एरिया का वो मुआयना करते रहता है और उससे रिलेटेड जो भी उसको डेटा मिलता है वो उसको कलेक्ट करते रहता है और फिर कलेक्ट कर करके फिर वो एक अपने से बड़े अधिकारी को देता है, ठीक है। और इसका जो मतलब कितना से कितना आबादी तक है, तो ये गांव में 1500 तक का आबादी का कलेक्ट करता है और शहरों में 750 से 1000 तक के बीचों की आबादी का ये कलेक्ट करता है, ठीक है। तीसरा है नागरिक पंजीकरण प्रणाली, जिसको कि रजिस्ट्रेशन प्रणाली भी बोला जाता है, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। नागरिक पंजीकरण प्रणाली भारत में जनसांख्यिकीय डेटा का एक अन्य महत्वपूर्ण स्रोत है। भारत में मृत्यु का पंजीकरण 19वीं शताब्दी के मध्य में अंग्रेजों द्वारा शुरू किया गया था। भारत सरकार के स्वच्छता आयुक्त ने 1863 में अपनी रिपोर्ट में स्वच्छता सुधार लाने के लिए मृत्यु दर और स्रोतों के कारण होने वाली बीमारियों के कारणों की जानकारी एकत्र करने की सिफारिश की। उनके लिए जिम्मेदार मौतों और कारणों के पंजीकरण की प्रणाली 1866 में ब्रिटिश भारत के मध्य प्रांतों में शुरू की गई थी। बंगाल जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1873 लागू होने वाला पहला कानून था, जिसके बाद
में बिहार, उड़ीसा और पंजाब तक बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो नागरिक पंजीकरण प्रणाली में क्या होता है कि जब कोई भी विवाह, शादी, जन्म या मृत्यु होता है तो उसको क्या होता है कि रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होता है। ठीक है, तो वो इसके तहत आता है और ये सबसे पहले ब्रिटिश राज्य में किया गया था। ठीक है, उसके बाद बंगाल में इसको लागू किया गया, उसके बाद धीरे धीरे इसको बिहार और उड़ीसा में भी लागू कर दिया गया था। ठीक है, भारत में जन्म, मृत्यु और विवाह का पंजीकरण मई 1949 में महापंजीयक और जनगणना आयुक्त के कार्यालय की स्थापना के साथ शुरू हुआ था। ठीक है, तो भारत में इसका शुरुआत कब हुआ? 1949 में। ठीक है, यानी कि आज़ादी का 2 साल के बाद। ठीक है, इसमें महत्वपूर्ण जन सांख्यिकीय प्रभाग है जो जन्म और मृत्यु से संबंधित विश्वसनीय आंकड़ों का संग्रह करता है और इसके तरीकों का मूल्यांकन करता है। यह पंजीकरण प्रणाली में अधिक प्रभावी और विश्वसनीय बनाने के लिए राज्य संगठनों के साथ विभिन्न स्तरों पर बैठकें और विचार विमर्श भी करता है। ये टाइम टाइम पे सभी लोग जो उसके कर्मचारी हैं उन सभी को एक साथ बुला करके बैठक और उससे जो भी बैठकें करता है उसमें जो भी क्वेश्चन होते हैं या फिर जो समस्याएं होती है उसमें हल ढूंढते हैं उनका। ठीक है, वर्तमान समय में भारत में जन्म और मृत्यु की सूचना देना और उसका पंजीकरण करना अनिवार्य है। जन्म के 7 दिनों के अंदर तथा मृत्यु के 2 दिन के अंदर जन्म और मृत्यु संबंधी जानकारी दर्ज करानी होती है। पंजीकरण पूरे भारत के शहरों में नगर समितियों, नगर निगमों, नगर क्षेत्र समितियों और अधिसूचित क्षेत्र समितियों द्वारा किया जाता है और यह कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाता है। ये आंकड़ों का संग्रह करके सारणीकरण करके प्रकाशन के लिए महापंजीयक और जनगणना आयुक्त के कार्य के महत्वपूर्ण सांख्यिकीय प्रभाग को भेजते हैं। ठीक है, तो जो जन्म, मृत्यु या फिर शादी से रिलेटेड जो भी रजिस्ट्रेशन किया जाता है, ठीक है, वो कौन कौन करता है? ग्रामीण क्षेत्रों में मतलब कि पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है और शहरी क्षेत्रों में नगर समितियों, नगर निगमों और नगर क्षेत्र समिति जो होते हैं उस लोग के द्वारा किया जाता है। ठीक है, उसके बाद ये सारे आंकड़े कलेक्ट करके महापंजीयक और जनगणना आयुक्त के कार्यालय में क्या होता है कि ये डेटा भेज दिया जाता है। ठीक है, भारत में जन्म और मृत्यु के अनिवार्य पंजीकरण के बावजूद सभी जन्म और मृत्यु की सूचियां नहीं दी जाती। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 70% आबादी अभी भी गाँव में निवास करती है जहाँ ज़्यादातर लोग निरक्षर हैं और वे इन महत्वपूर्ण घटनाओं को दर्ज कराने के महत्व को नहीं समझते। उनके लिए जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र की बहुत कम आवश्यकता होती है। ठीक है, तो जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग हैं वो लोग इस जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के क्या क्या फ़ायदे हैं उनसे वो अनभिज्ञ है, उन लोगों को इसके बारे में उतना जानकारी नहीं होता है और उन लोगों को इस सब का ज़रूरत भी नहीं पड़ता है, इसलिए वो लोग जन्म और मृत्यु से संबंधित जो रजिस्ट्रेशन होता है उसको नहीं करवाता है, जिसके कारण क्या होता है कि ये आंकड़े जो है उतने महत्वपूर्ण नहीं रह जाते जनगणना के उपलक्ष्य में। ठीक है, पर इसके प्रति क्या हो सकता है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को इस के फ़ायदे के प्रति बता करके उन लोग को जागरूक किया जा सकता है। ठीक है तो आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।